नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टेप इंडिया न्यूज 24। टेप इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अचानक एनडीए में मोदी के साथ बढ़ने लगा टकराव, क्यों? ऐसी क्या वजह हो गई कि अचानक इतना टकराव बढ़ने लग गया है? क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से यह सरकार बैकफुट पर आई है, इसकी कल्पना हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नहीं की थी। लेकिन जब बगैर किसी प्लान के कोई सरकार चलती है और उसका उद्देश्य उस सरकार के दायित्वों के अनुसार नहीं होता है, तो फिर बैकफायर करना संभव होता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने पहले ही गृह मंत्री अमित शाह को यह बात कही थी कि आप भाजपा की सरकार नहीं है, आप भाजपा के एजेंडे को अलग रख दीजिए। जब आपकी सत्ता आएगी तो आप अपना एजेंडा चला लीजिएगा। आप एनडीए का एक मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाइए, सभी दलों के साथ मिलकर के। सभी दलों के अलग अलग मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों के अनुसार एक सिमिलर। यह बात चंद्रबाबू नायडू ने कई बार कही, क्योंकि चूंकि गठबंधन में जब कई दल एक साथ होकर के चुनाव लड़ते हैं तो वह अपने अपने क्षेत्रों में वोट के लिए अलग अलग दावे करते हैं। उनका एक अलग मुद्दा होता है वोट बैंक के लिए। जब वोट बैंक के लिए अलग मुद्दा होता है तो उसके अनुसार सरकार न चले और उस पर काम न करे तो उन गठबंधन दलों को फिर चुनाव जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू के इस बयान पर मुहर लगती हुई नजर आई थी इंडिया गठबंधन के घटक दलों द्वारा। लेकिन कई बार कहने के बावजूद जब नहीं माना गया भारतीय जनता पार्टी में, और अमित शाह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर मामले में कटघरे में आ गए और विपक्ष हमलावर होकर के पूरे देश भारत बंद भी बुलाया गया। जब बात बिगड़ी और अमित शाह के इस्तीफे तक आई और बैठक हुई एनडीए की, तो उसमें चंद्रबाबू नायडू ने बहुत फटकार लगाई थी अमित शाह को और कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है कि आप भाजपा के एजेंडे को लेकर के चलोगे, आपको एनडीए का मिनिमम कॉमन प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। और यह बनाने की बात हुई, लेकिन मोदी सरकार ने मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बनाया और अपने और आरएसएस के एजेंडे को लेकर के मोदी सरकार चल पड़ी। अब जब मोदी सरकार की विदेश नीतियां फेल हो गई हैं और देश से किए हुए हर वादे झूठे हो गए हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किल हो गई कि उन एनडीए गठबंधन के घटक दलों को भी साथ रख पाना मुश्किल हो रहा है और ऐसे में टकराव बढ़ रहा है। अब अचानक सभी दल अपने अपने अस्तित्व के लिए जो अहम दल हैं, जो अपने दम पर चुनाव जीतने की और सरकार बनाने की हैसियत रखते हैं, वह लोग, वो छोटे मोटे को बात छोड़ दीजिए, 1 2 3 4 वालों को छोड़ दीजिए, उनका कोई वो वजूद नहीं है। ऐसे में अब जब मोदी सरकार की विदेश नीति, कूटनीति, हर चीज फेल हो चुकी है और एक्सपोज हो चुकी है 12 सालों के कार्यकाल में, और भाजपा के ही एजेंडे पर अभी भी काम हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी जब एनडीए गठबंधन के घटक दल, कुछ दल जब साथ खड़े नजर नहीं आ रहे हैं, तो यह डर प्रधानमंत्री के अंदर है कि वह कभी भी उनका साथ छोड़ सकते हैं, या पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी के अंदर यह डर समा गया है, इसलिए वह अपने साये पर भी भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसे में पीएमओ के अंदर बार बार बैठक बुलानी पड़ रही है। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी के साथ टकराव बढ़ रहा है
अचानक मोदी सरकार पर जो संकट इस वक्त आया है, एक तरफ से इंडिया गठबंधन की चुनौती, दूसरी तरफ से ट्रंप का फेलियर और ट्रंप के सामने कंप्रोमाइज, ईरान इजराइल का यह युद्ध, भारत सरकार इजराइल के साथ खड़ी है। ऐसे में चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है, वह चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा है या बार बार साबित हो रहा है, बार बार यह साबित हो रहा है, यानी कि लोकतांत्रिक तौर पर काम नहीं हो रहे हैं देश के अंदर। और सरकारों का काम होता है लोकतांत्रिक तरीके से चलना, जिसमें यह सरकार कहीं ना कहीं 12 सालों में लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। ऐसे में एनडीए के टकराव ने बढ़ा दिया है, बड़ी दरार पड़ रही है एनडीए में। इसके लिए अब बचाव के लिए भारतीय जनता पार्टी जब यह समझ गई कि अब कौन कब तक साथ है, इस बात की गारंटी नहीं लग रही है, तो नरेंद्र मोदी ने अपने ही सहयोगी दलों को तोड़ने के लिए ऑपरेशन लोटस तेजी से चला दिया, जिस पर पहला शिकंजा एकनाथ शिंदे के ऊपर मारा गया। तो एकनाथ शिंदे तो शिकंजे में नहीं आ पाए, उन्होंने साफ इंकार कर दिया। 54 एमएलए और 7 सांसद उनके हैं, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प भी नहीं है कि भाजपा को छोड़ करके वह कहीं जाए। अगर जाना होगा तो उन्हें घर वापसी करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन में उन्हें स्पेस नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के अंदर उद्धव ठाकरे शामिल हैं और उद्धव ठाकरे की ही पार्टी को पूरी तरह से कब्जा किया है एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की मदद से। अब इन सभी चीजों के बीच बिहार के अंदर जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर शिकंजा कसा गया, एग्जिट प्लान तैयार किया गया और राज्यसभा का नामांकन कराया गया और राज्यसभा सांसद चुन भी लिए गए हैं। 9 तारीख को शपथ लेंगे, 9 अप्रैल को। तो अब भारतीय जनता पार्टी को अपना सीएम बनाने के लिए दिक्कत हो रही है। नीतीश कुमार के 85 में से 68 विधायकों ने विरोध कर दिया भाजपा के सीएम के लिए, हम समर्थन नहीं देंगे। और भाजपा का बना तो एक बड़ी टूट जेडीयू के अंदर हो जाएगी। ऐसे में नीतीश कुमार भी अलग पाला बदलते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी बड़ी मुश्किलों में फंसे हुए हैं। चंद्रबाबू नायडू के ऊपर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति परकला प्रभाकर, जो सरकार पर सवालिया निशान हमेशा खड़ा करते हैं और सरकार को लेकर के वह बयान देते हैं कि झूठी सरकार है, झूठ बोलती है, हर आंकड़े झूठे, और वह साबित भी हो गया, सब झूठी है, कुछ है नहीं इसके पास, इसलिए देश का यह हाल बना रखा है। परकला प्रभाकर ने 17 लाख फर्जी वोट से चुनाव जीतने का चंद्रबाबू नायडू के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया। अब चंद्रबाबू नायडू मैदान में पड़ गए। एक तो वोट चोरी का आरोप लग रहा है और चुनाव आयोग जिस तरह से काम कर रहा है सरकार के लिए, उससे लोगों के अंदर और भी बातें जाएगी कि मोदी सरकार के साथ है तो वाकई वोट चोरी से ही बने होंगे। अब ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कई तरफ से घिर गए। एक तो मोदी सरकार के फेलियर होने की वजह से, जो अमेरिका के सामने कंप्रोमाइज भी है, जिससे वजह से दिक्कतें हो रही हैं। इस युद्ध के वजह से पैसे इन्वेस्ट करने के लिए कोई तैयार नहीं है। और आने वाले चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा अगर विपक्ष ने छेड़ दिया तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी नाराज से लग रहे हैं। ऐसे में 2 बड़ी अहम सवाल हैं जिस पर हम लोग को चर्चा करना जरूरी है। पहला, एनडीए नायडू पर 17 लाख वोट चोरी का आरोप लगने के बाद भाजपा से अलग होने पर टीडीपी कर रही विचार। 17 लाख फर्जी वोट की बात परकला प्रभाकर ने करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पति ने आधिकारिक बयान देकर
चंद्रबाबू नायडू के लिए मुश्किलें आंध्र प्रदेश में खड़ी कर दी। अब भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी के लिए विख्यात हो चुकी है और इसके ऊपर एक ठप्पा लग चुका है कि वोट चोरी से ही यह चुनाव जीतती है। चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी, वोट डकैती का ठप्पा लग चुका है और न्यायपालिका से न्याय मिलता हुआ किसी को नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू जो इस लपेटे से बाहर थे, वह भी इस लपेटे में आ गए परकला प्रभाकर के बयान के बाद। परकला प्रभाकर जब कहते हैं कि 17 लाख वोट चंद्रबाबू नायडू को फर्जी वोट मिले, जिसकी वजह से वह सत्ता में आए हैं। आंध्र प्रदेश के अंदर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक ही साथ होता है। 24 में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव हुआ था। 2/3 बहुमत से चंद्रबाबू नायडू की सरकार आई। चंद्रबाबू नायडू के मैनिफेस्टो बहुत कारगर रहे। चंद्रबाबू नायडू भले वोट चोरी न किए हो, लेकिन परकला प्रभाकर के बात में दम तब आ जाती है जब भारतीय जनता पार्टी के कोई साथ रहे और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रहा हो, तो उस आरोप से वह सहयोगी दल बच नहीं सकता। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी यह चीजें हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू ने एसआईआर को लेकर के विरोध तो किया था, एक बार खानापूर्ति की थी कि अपने डेलीगेट को भेज करके नाराजगी जताई थी और लेटर दिया था। लेकिन उसके बाद जिस तरह से करोड़ों लोगों के नाम कटे, चंद्रबाबू नायडू ने एक बार भी उस पर आवाज नहीं उठाया। क्या वह करोड़ों लोग इस देश के नहीं थे? ऐसे में चंद्रबाबू नायडू कटघरे में आते हैं कि वह भी है। एसआईआर हर राज्यों में हो रहा है तो आंध्र प्रदेश में भी होगा। अब यह भी आरोप लग रहा है कि चंद्रबाबू नायडू फर्जी वोट डलवाएंगे। इन सभी आरोपों से बचने के लिए चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुश्किलों में घिर गए हैं। अगर इन आरोपों से बचना है तो चंद्रबाबू नायडू को भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन यह नहीं कि सिर्फ 17 लाख फर्जी वोट से चुनाव जीतने का आरोप लगने की वजह से चंद्रबाबू नायडू एनडीए के साथ छोड़ देंगे। चूंकि चंद्रबाबू नायडू से जो वादे किए गए थे मोदी द्वारा, वह पूरे नहीं किए गए। यह बात चंद्रबाबू नायडू ने आधिकारिक तौर पर कहा था। लेकिन जो सपना देख करके आईटी हब का उन्होंने आंध्र प्रदेश को आगे ले जाने का सपना देखा और 2 सालों तक उस पर काम किया, वह सपना ही टूट गया कि शेयर मार्केट जो क्रैश हो रहा है युद्ध की वजह से, जो विदेशी नरेंद्र मोदी के गलत नीतियों की वजह से भारत में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते और अपने पैसे विड्रॉ कर रहे हैं, जिससे शेयर मार्केट तबाह हुआ पड़ा है। चंद्रबाबू नायडू करेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे में आंध्र प्रदेश 4,60,000 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबा हुआ है। चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ मछुआरे, समुद्री किसान जो है वह सरकार के खिलाफ हो चले हैं, मुस्लिम समुदाय सरकार के खिलाफ और मजदूर सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ऐसे में चुनाव जीत पाना 2029 में चंद्रबाबू नायडू के लिए बड़ी मुश्किल होगी। और लोकसभा का मध्यवर्ती चुनाव अगर होता है, जो नरेंद्र मोदी 100% कोशिश कर रहे हैं, तो फिर चंद्रबाबू नायडू के लिए और भी बड़ी मुश्किल खड़ा हो जाएगी अपने लोगों को जीता पाना। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं। फैसला क्या होगा यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश ने बिहार में नया बखेड़ा खड़ा कर दिया बीजेपी के लिए। मोदी शाह की जल्दबाजी भारी पड़ गई। अब नीतीश कुमार को राज्यसभा सांसद बना तो दिया गया, बन भी गए, शपथ लेंगे 9 अप्रैल को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो जल्दबाजी में थी मोदी शाह की जोड़ी कि जल्दी भाजपा का सीएम बन जाए, नीतीश कुमार के 4 सूत्रीय मांगों ने उस जल्दबाजी की हवा निकाल दी। आखिर भारतीय जनता पार्टी को इतनी जल्दबाजी क्यों थी? अब नीतीश कुमार अपना एग्जिट प्लान तैयार कर रहे हैं और नीतीश कुमार का एग्जिट प्लान भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। मैंने कई कार्यक्रमों में आप दर्शकों को कहा कि एक राज्य में भी अगर एनडीए डगमगाता है
तो सीधा उसका असर केंद्र पर पड़ेगा। कब तक समेटी रहेगी भाजपा? नहीं समेट पा रही है। कब तक मीडिया से छिपाती रहेगी? नहीं छिप रहा है। सारी चीजें खुल करके बेपर्दा हो जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार के 86 माफ कीजिएगा 68 विधायकों ने सम्राट चौधरी के सीएम बनने पर बगावत कर दिया। कहा कि हम नहीं समर्थन करेंगे। और नीतीश कुमार की 4 सूत्रीय मांगों पर भारतीय जनता पार्टी ने कोई विचार नहीं किया। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पा गई। नीतीश कुमार स्वयं अब एक्जिट प्लान तैयार करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पर मुहर नहीं लग पा रही है। सीएम पद को लेकर के हो, गृह मंत्रालय हो, स्पीकर हो और मंत्रिमंडल को लेकर के नीतीश कुमार ने अपने 4 सूत्रीय मांगों में जो नाराजगी दिखाई है और जो आशंकाएं जताई है वह जेडीयू के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा व्यक्ति उस सत्ता की कुर्सी पर न बैठे जो जेडीयू के अस्तित्व पर बात आए। जेडीयू के विश्वसनीय भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील मोदी थे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, जो जिनका 2024 में निधन हो गया लोकसभा चुनाव के बाद। और दूसरे पर जेडीयू भरोसा नहीं कर पा रही। जेडीयू के अंदर भी 2 धड़े हो गए हैं और जो एनडीए के साथ रहना नहीं चाहते। और जैसे नीतीश हटे, ललन सिंह और संजय झा की भी छुट्टी हो जाएगी। देखकर भारतीय जनता पार्टी कि जो टकराव एनडीए के अंदर हो रहा है, अब भरोसा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हो पा रहा है कि क्या यह लोग भाजपा के साथ कितने दिन हैं और कभी भी इनका ध्यान भटका और साथ छोड़ा तो संकट में आ जाएगी। इसके लिए मोदी सरकार भी मध्यवर्ती चुनाव की तैयारी में है 2027 के। क्या होगा यह वक्त बताएगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।